सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, प्रत्येक परीक्षा को फतेह करने के लिए यह मॉक टेस्ट आपके लिए यहां पर शुरू किया जा रहा है। तो इस मॉक टेस्ट में 50 ऐसे प्रश्न आप लोग देखेंगे जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोग इतिहास के, कुछ भूगोल के, कुछ संविधान के, अर्थव्यवस्था के, उसी प्रकार विज्ञान और स्टैटिक जीके और कुछ क्वेश्चंस आप लोग कंप्यूटर के भी देखेंगे। तो साथियों, किसी भी प्रकार की परीक्षा आपकी है और उसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाना है, तो इस क्लास को अगर आप लोग डेली लेंगे तो सामान्य ज्ञान में कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। बहुत ही टॉपर वाला आप लोग स्कोर करेंगे सामान्य ज्ञान के सेक्शन में। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न का आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा कि निम्न में से किस राज्य की सीमा भारत नेपाल से स्पर्श नहीं करती है। यानी कि वो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि भारत के साथियों ऐसे 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके अलावा बिहार हो जाएगा, उसके अलावा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा और सिक्किम भी हो जाएगा। अगर बात करें साथियों, यहां पर हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो नेपाल से साथियों अपनी सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर का एक प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। ये जो कंप्यूटर है ना, ये इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें, लेकिन हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? गणना करने वाला, संगणक या हिसाब लगाने वाला। तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर साथियों जो होगा वो संगणक होगा, यानी कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद राज्यों को किस आधार पर पुनर्गठित किया गया। आप सभी लोग जानते होंगे कि भाषा के आधार पर जो पहला पुनर्गठित राज्य है साथियों वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों को पुनर्गठित साथियों किया गया था। इसलिए क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट, हमें बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, आप सभी लोगों से साथियों रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे और उसके अलावा एक बार शेयर कर देंगे और बता देंगे चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या है कि कौन सा कर्क रेखा में समीपतम है। तो साथियों कौन सा ऐसा वो नगर है, कौन सा शहर है, कौन सा साथियों अगर बात करें ऑप्शन है जो कर्क रेखा में समीपतम है। तो राइट आंसर की जब हम बात करते हैं तो कोलकाता इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो पूछा गया है वो इंदिरा कॉल, आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का साथियों जो प्रश्न यहां पर आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा भारत की प्राचीनतम चट्टान प्रणाली है। भारत की प्राचीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है साथियों? आर्कियन चट्टान प्रणाली का नाम आपको ध्यान रखना है। यही भारत की सबसे प्राचीन चट्टान प्रणाली है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही है। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का जो प्रश्न है कि भारत में किस राज्य द्वारा सबसे पहले जीएसटी की पुष्टि की गई थी। बताइए भाई। जीएसटी की अगर बात करें साथियों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी कब से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि साथियों सबसे पहले कहां पर पुष्टि की गई, तो असम इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, यानी कि असम एक ऐसा राज्य है जो वस्तु और सेवा कर, ठीक, जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, विधेयक जो लागू हुआ था, इसको लागू करने वाला पहला भारत का ऐसा राज्य कौन सा है? तो असम ही है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, सबसे पहले हमें यह तो जान लेना चाहिए कि जो आर्थिक नीति है साथियों ये किससे संबंधित है। तो नई आर्थिक नीति जो है ये आर्थिक सुधारों से संबंधित है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कब शुरू की गई थी साथियों? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसलिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि खाना पकाने के गैस में, जो खाना पकाने की गैस होती है साथियों, इसमें 90% से अधिक कौन सी गैस रहती है? ब्यूटेन, मीथेन, हीलियम या सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए। चलिए,
क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 90% से जो अधिक गैस रहती है वो ब्यूटेन रहती है, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? मोबिल ऑयल है, पारा है, पेट्रोल है या मिट्टी का तेल है? तो जब हम बात करते हैं साथियों सबसे तरल पदार्थ सबसे ज्यादा जो ज्वलनशील है तो पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक खतरनाक तरल है भाई। तो तरल पदार्थ ऐसा कौन सा है? पेट्रोल एक ऐसा तरल पदार्थ है जो सबसे ज्यादा ज्वलनशील है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, प्राचीन भारत में वसूला जाने वाला सिंचाई कर्ज था उसका नाम क्या था, यानी कि उसको क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? बताइए भाई। तो उसको क्या कहा जाता? देखिए उसके दो नाम मैं आपको बता रहा हूं। एक नाम आपको ध्यान रखना है उदक भंग सिंचाई, उदक भंग सिंचाई, और दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है बिदक भागम सिंचाई। ये क्या था साथियों? जो प्राचीन भारत था इसमें सिंचाई कर ये एक तरीके से था, बिदक भागम कर और उदक भंग। ठीक है, तो दोनों ही कर आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों पर सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे? बताइए, सबसे अधिक ग्राम जो थे वो दान में दिए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा? तो आपको ध्यान रखना है गुप्त वंश इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो गुप्त, अगर बात करें गुप्त वंश था, इन्होंने जो भूमि दान सबसे ज्यादा की थी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अब अगले नंबर का जो प्रश्न है कि गुप्त संवत की स्थापना निम्न में से किस शासक के द्वारा की गई थी? जो गुप्त संवत की साथियों शुरुआत की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त प्रथम का नाम। क्यों ध्यान रखना है? क्यों? क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो जिनका भी आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? बताइए, सती प्रथा के जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य थे साथियों, ये एरण से प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए थे साथियों? एरण से प्राप्त हुए थे, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, विरूपाक्ष मंदिर साथियों कहां पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर कभी ऑप्शन में ये आ जाए कि कर्नाटक आ जाए कि विरूपाक्ष मंदिर क्या कर्नाटक में स्थित है, तो कर्नाटक इसका उत्तर हो जाएगा। कभी कभी बेंगलुरु भी आ जाता है तो बेंगलुरु इसका उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों ना आए तो हम्पी तो आएगा, क्योंकि विरूपाक्ष मंदिर साथियों कहां पर स्थित है? हम्पी में स्थित है, इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और कभी अगर ये पूछ लिया जाए कि विरूपाक्ष मंदिर जो है वो किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि दूरी की मात्रक निम्न में से क्या है? साथियों किसी भी परीक्षा की, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाना है, तो साथियों उन सभी की परीक्षा के लिए साथियों ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगी। ठीक है, तो डेली साथियों ये प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आपका चलेगा, इसी चैनल के माध्यम से आपका चलेगा, गुरुजी वर्ल्ड चैनल के माध्यम से। तो आप सभी लोग साथियों उपस्थित हो जाया कीजिए डेली। तो दूरी की मात्रक निम्न में से क्या है आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं साथियों प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक साल में जो चली गई दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और दूरी का मात्रक क्या होता है साथियों? प्रकाश वर्ष होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर साथियों अगर बात कर लेते हैं रेडियन, कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्या होता है, तो जो समतल कोण होता है इसको मापने का यह मात्रक ही कहलाता है रेडियन। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का जो प्रश्न है कि बहती हुई हवा को ऊर्जा होती है, यानी कि जो बह रही हवा है, जैसे कि जो हवा चलती है ना, बह रही है, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो जो बह रही ऊर्जा है, सॉरी बह रही जो हवा है उसमें गतिज ऊर्जा ही होगी। क्या होगी भाई? गतिज ऊर्जा होगी, और सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें जो हवाओं की गतिज ऊर्जा होती है, क्या इसको विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो बिल्कुल वह बदला जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा को, जो हवाओं की गतिज ऊर्जा होती है, इसको साथियों विद्युत ऊर्जा में भी बदला जा सकता है और यांत्रिक ऊर्जा में भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद देखिए कि दूध के मथने के बाद क्रीम का अलग होना इसके लिए उत्तरदायी बल है, यानी कि जो दूध के मथने से जब हम लोग दूध को मथते हैं तो वो क्रीम भी तो बन जाती है भाई। तो ये किस बल की वजह से बन जाती है? अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल या संसंजक बल या गुरुत्वाकर्षण बल?
तो साथियों किस वजह से ये बन जाती है आपको ध्यान रखना है, अपकेंद्रीय बल की वजह से ये बन जाती है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कि प्रकाश का रंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय होता है। जो प्रकाश का रंग होता है, काला है, लाल है, नीला है, गुलाबी, ये सब किस वजह से साथियों होता है। ये सब जो होता है प्रकाश का रंग का निर्धारण जो होता है उसके तरंग दैर्घ्य के आधार पर होता है, उसके तरंग दैर्घ्य से होता है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए किसी के अलग अलग, जैसे कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य अलग अलग होगा तो उसका अलग अलग रंग होगा। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा। कुल मिला के आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्रकाश का रंग होता है साथियों ये तरंग दैर्घ्य के द्वारा तय होता है। इसलिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अब आप बताइए कि जो मानव की सुनने की क्षमता होती है कितनी होती है, यानी कि वो कितने हर्ट्ज तक जो है वो सुन सकता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए मानव की अगर बात करें तो ये पराश्रव्य ध्वनियों को सुनता है। अब पराश्रव्य ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, या साथियों 20,000 हर्ट्ज भी इसको कह सकते हैं। ये जो होती है, ठीक है, ये मानव के सुनने की क्षमता कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं। और इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है साथियों, ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जो है वो संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मैं आपको इस प्रश्न को समझाता हूं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। तो साथियों एक संविधान संशोधन हुआ था, 92 संविधान संशोधन। इसमें साथियों ये कब हुआ था, 1985 में हुआ था। इसमें जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। इसलिए 10वीं अनुसूची का संबंध साथियों किससे हो जाएगा, 92 संविधान संशोधन अधिनियम से हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हमें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए सूचना का अधिकार के तहत क्या होता है, किसी भी सूचना, जो भी आपकी सूचना जो पाने के लायक है सूचना, उसको आप पा सकते हो। तो ये तो आपका सूचना का अधिकार हो जाता है। इसलिए अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार बताइए कब इसको पारित किया गया। तो कब इसको पारित किया गया, 2005 में इसको पारित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है भाई, आपके जहन में याद होना चाहिए, हमेशा के लिए आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसका कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है भाई कितना होता है, बताइए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, जो 1/3 सदस्य होते हैं साथियों, ये हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 का मतलब 3 में से 1, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, वैसे होते ज्यादा ही है, 3 में से 1 यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। अब अगर बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। सैंधव सभ्यता के निवासी तांबा निर्मित वस्तुएं प्राप्त करते थे, तो कहां से करते थे साथियों, यह प्रश्न आपसे बन रहा है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है भाई साहब, क्या हो सकता है। तो खेतड़ी राजस्थान हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त हुई है। सैंधव सभ्यता के निवासी तांबे निर्मित वस्तुएं प्राप्त करते थे, या बलूचिस्तान से, या मेसोपोटामिया से, या अफगानिस्तान से। देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी इससे कई सारी चीजें मिली हैं। ठीक, अगर बात करते हैं टिन भी मिली है। टिन जो होती है ये कहां से, टिन के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो ईरान से मिले थे। उसके अलावा अगर बात करें चांदी के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो मेसोपोटामिया से और ईरान से चांदी के साक्ष्य मिले थे। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तांबे की, तो तांबे के साक्ष्य कहां से मिले थे, राजस्थान के खेतड़ी से मिले थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पश्चिमी बिंदु जो था वो कौन सा था, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश में जो मेरठ है, मेरठ में आलमगीरपुर है, ये सबसे पूर्वी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा था, तो सबसे पश्चिमी बिंदु साथियों कौन सा था, पाकिस्तान में सुल कांगे डोर जो है साथियों, ये सबसे पश्चिमी बिंदु था, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे कि ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या क्या है, आपसे पूछा। देखिए चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है, संहिता कहा जा सकता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं साथियों, तो 10 मंडल हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई लाइक करते जाइए और क्लास को शेयर करते जाइए। आप
सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाती है? तो एक अक्षांश डिग्री जो होती है साथियों, ये 111 किलोमीटर को दर्शाती है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो भूटान है, भारत है, पाकिस्तान है या श्रीलंका है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाए कि दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश जो है वो पाकिस्तान है। अब उसके बाद देखिए, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो साथियों, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मर्मिकोलॉजी किसे कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखेंगे कि माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो साथियों, किस चरण में? एनाफेज चरण में, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब बात करते हैं साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे 1893 में भाग लिया था, जिनका आंसर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि महार आंदोलन के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है? बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है, देखिए महार आंदोलन में एक मांग रखी गई थी, किसके द्वारा? सबसे पहले इसके संस्थापक देख लेते हैं। जो इसके संस्थापक थे साथियों, गोपाल बाबा वालंकर थे। गोपाल बाबा वालंकर ने सरकार से एक मांग रखी थी कि जो महार जाति हैं, जो महार जाति, इनको क्षेत्र में रखा जाए। कहां पर रखा जाए? क्षेत्रों में रखा जाए। इसलिए साथियों, अगर बात करें, प्रश्न आपसे बनता है कि महार आंदोलन जो चलाया गया, उसके संस्थापक कौन थे? तो गोपाल बाबा वालंकर थे। आंसर जिनका बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कारकोरम हिमालय व महान हिमालय को अलग करने वाला जोन कौन सा है, ये आपको साथियों बताना है। कौन सा वो जोन है? अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कारकोरम हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाला जोन कौन सा है? शचर जोन है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि चेनाब व रावी नदी के दोआब को क्या कहा जाता है? तो चेनाब और रावी नदी के साथियों दोआब को बारी कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है, रचना कहा जाता है या छाजे कहा जाता है, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है भाई? बारी कहा जाता है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब अगले नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के करोड़ को ब्राह करोड़ व आंतरिक करोड़ में बांटने वाले असंबंधता श्रेय को कहते हैं, बताइए। रेप्टी कहते हैं, गुटेनबर्ग कहते हैं या लेहमन कहते हैं या मोहो कहते हैं। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो 12 करोड़ होता है और जो आंतरिक करोड़ होता है, इसको अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लेहमन कहा जाता है। सीधी सी बात, सिंपल सा आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विश्वसनीय व्याख्या आपसे पूछी जा रही है साथियों। क्या इसका राइट आंसर होगा? रेडियो धर्मी विधि से, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, रेडियो धर्मी विधि। अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में साथियों, यानी कि 78% कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। उसके बाद देखेंगे, अंडमान व निकोबार की सर्वाधिक ऊंची चोटी सैंडल पीक कहां पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, ग्रेट निकोबार में या कार निकोबार में? तो कहां पर स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। फिर से मैं बता देता हूं आपको, जो अंडमान और निकोबार की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जिसका नाम है सैंडल पीक, ये कहां पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें, गंगा नदी के किनारे बसने वाला शहर कौन सा नहीं है? तो साथियों, गंगा नदी के किनारे भाई कौन कौन से शहर बसते हैं? तो गंगा नदी के किनारे अगर बात करें, तो इलाहाबाद भी है, कानपुर भी है, पटना भी है, उसके अलावा वाराणसी भी है, उसके अलावा गया भी है। तो वाराणसी को मोक्ष नगरी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन जब बात आती है आगरा की, तो आगरा साथियों गंगा नदी के किनारे थोड़ी ना है, ये तो यमुना नदी के किनारे है। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे 41वें नंबर का प्रश्न साथियों, कि जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है, बताइए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जीव भार का जो पिरामिड होता है ये साथियों, ये जलीय तंत्र परिस्थितिकी में
उल्टा बनता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है जीव भार का पिरामिड। उसके बाद देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1935 के अधिनियम के तहत हुई। अगर आपसे पूछे साथियों इसकी स्थापना कब हुई, तो 1935 में ही हुई। अगर आपसे पूछे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो साथियों इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए वस्तु व सेवा कर प्रणाली कब लागू की गई, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैंने आपको साथियों क्लास में ही बताया था कि जो आपकी जीएसटी होती है, जीएसटी कैसे, अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, जैसे कि कई सारी जो चीजें होती हैं, मान लीजिए दवा होती हैं या कुछ भी चीज है, मान लीजिए जो भी सेल होता है साथियों उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। पहले क्या था, पहले कई सारे टैक्स लगते थे, लेकिन अब उन सभी टैक्स को साथियों मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है जिसका नाम है जीएसटी। मान लीजिए अगर कोई साथियों प्रोडक्ट जितने 1000 का है मान लीजिए, अब उस पर जीएसटी लगभग कितनी बन रही है, 18% बनती है। कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पर 28% भी बनती है, जिन पर कुछ पर ऐसे होते हैं जिन पर 12% भी साथियों बनती है। तो इस प्रकार से जीएसटी बनती है। मान लीजिए 1000 की जीएसटी बनी 18%, यानी कि 180, तो ये जो 180 रुपए हैं ये सरकार के पास जाएंगे। ये किसके पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे। इंसान जितना भी माल बेचता है वो मंथ के एंड में साथियों जितनी भी उसकी अर्निंग होती है उसका 18% लग रहा है, तो 18 या 28 लग रहा है, तो 28% साथियों निकालकर इस सरकार के पास पहुंचा देता है। इसका भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि वस्तु व सेवा कर प्रणाली कब लागू की गई, तो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ए है, बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का साथियों आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आपसे साथियों प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 2012 में ये पहली बार मनाया गया। इसका मकसद क्या होता है, इस दिवस को क्यों मनाया जाता है, तो जो भी बालिकाएं होती हैं साथियों इनके अधिकारों का संरक्षण करना इसका एक लक्ष्य होता है, ठीक। और भी कई सारे लक्ष्य होंगे लेकिन अहम लक्ष्य जो था वो साथियों मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया कब जाता है, तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जिनका आंसर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कोशिका का ऊर्जा सिक्का निम्न में से किसे कहा जाता है, बताइए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, या कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो इस परिस्थिति में भी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और कोशिका का ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाएगा, तब भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली, तो इसमें से 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली आपको कौन सी नजर आ रही है, अशोक मेहता, ये तो दो समिति वाली हो गई, सिंघवी समिति ये एक हो गई। यहां पर आप लोग देखेंगे 1 2 3, ये आपकी जो होगी वो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश हो जाएगी। एक छोटी सी ट्रिक थी जो आप लोग ध्यान रखेंगे, समिति को तो हटा ही देंगे। ये नाम इसमें कितने आ रहे हैं, 3 नाम आ रहे हैं साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारतीय चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे, तो भारतीय चुनाव आयोग के साथियों पहले अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए आप सभी लोग एक काम क्या कीजिए, या तो वीडियो के शुरुआत में ही इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, या वीडियो को देखने के बाद साथियों इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। तो अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो सुकुमार सेन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल भाई कब से कब तक चला, ये अगर प्रश्न बन जाए तो 1950 में इनका कार्यकाल शुरू किया गया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है साथियों। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अगर 6 वर्ष इनके कार्यकाल के पूरे हो जाएं या इनकी उम्र 65 वर्ष पहले हो जाएं, तो साथियों आंसर आपका इसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो 6 वर्ष का साथियों इनका कार्यकाल होता है। अब उसके बाद देखिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों हो सकता है, बताइए। चलिए
तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दल बदल कानून का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में या 12वीं अनुसूची में? देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है, दल बदल कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दल बदल कानून का उल्लेख जो है वो साथियों 10वीं अनुसूची में किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों पूरी सामान्य ज्ञान के 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो साथियों ट्रेंड के हिसाब से थे। जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस को साथियों यहाँ पर समाहित किया जाता है। तो आप सभी लोग डेली इस तरीके की क्लास को देखेंगे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।